नमस्कार, बीटीवी न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। धूल से परेशान है वार्ड क्रमांक 33 के रहवासी। ट्रकों के आवागमन के चलते सड़क हुई गड्ढों में तब्दील। ज्ञापन से नहीं बनी बात तो किया चकाजाम। वाहनों के पहिए थमते ही पहुंचा प्रशासन, दी समझाइश। लगा रहता है दुर्घटनाओं का डर, धूल से हो रहे हैं बीमार। अधिकारियों की समझाइश के बाद माने क्षेत्रवासी। करंट की चपेट में आने से 2 लोग की हुई मौत। वन्य प्राणी के शिकार के लिए बिछाया गया था करंट। घटना के बाद मगरदर्रा में मौत से फैली सनसनी। शिकारी के साथ मारा गया बेकसूर मछुआरा। ग्रामीण थाना पुलिस कर रही है मामले की जांच। होम क्वारंटाइन का पालन नहीं करने का मामला। कोतवाली थाने में 2 लोगों पर हुई एफआईआर दर्ज। तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने दर्ज कराई एफआईआर। बालाघाट निवासी 2 लोगों पर दर्ज कराई गई एफआईआर। और अब समाचार विस्तार से। नगर मुख्यालय के मोती नगर चौक से गायखुरी गुंगले बाईपास सड़क की हालत जर्जर हो गई है। इस मार्ग पर बनी सड़क पर धीरे धीरे गड्ढों का रूप धारण कर रही है। इससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। सड़क से डामर भी उखड़ने लगा है और दिन भर उड़ते धूल के गुब्बारों से आम लोगों का आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि यहाँ के रहवासी धूल से परेशान हो चुके हैं। लेकिन सड़क मरम्मती की ओर प्रशासन द्वारा कोई पहल नहीं की जा रही है, जिसको लेकर पहले तो ज्ञापन सौंपकर मार्ग को दुरुस्त कराने की मांग की गई। लेकिन जब ज्ञापन से बात नहीं बनी तो चक्का जाम कर क्षेत्रवासियों ने अपनी समस्या प्रशासन को बताई। गौरतलब है कि बीते कुछ माह से प्रशासन के द्वारा तय की गई नई यातायात व्यवस्था के तहत नगर के गौरव पथ मोती तालाब से होते हुए पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने से गोंगलई के लिए बड़े वाहनों की आवाजाही बढ़ गई है, जिसके चलते ये सड़क पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग ने मार्ग पर मुरम डालकर यहाँ के रहवासियों को और भी मुसीबत में डाल दिया है, जिसके चलते यहाँ दिन भर धूल का गुबार दिखाई देता है। लेट सोते उठा सांगरी मेरा सोने दिखते नहीं, 5 बजे 4 बजे से उठ गया था। पीडब्ल्यूडी को लेटर जारी कर दिया है, ठीक है, पहले ही जारी कर चुका हूँ मैंने। गड्ढे कम से कम 15 दिन पहले ही लेटर जारी कर दिया। नहीं, ये तो ठीक है सर। अब देखिए 700 मीटर के लिए आप 10 किलोमीटर घुमा रहे हैं गाड़ियों को, सीधी सी बात दिख रही है। सुन तो लीजिए, और रोड ही नहीं है सर। मेरी सुनो, आपका कहना सही है। थोड़ा सा गुब्बारा जैसे उड़ता है। कभी नगर के रहवासियों के लिए मॉर्निंग वॉक सहित इवनिंग वॉक करने के लिए सबसे अच्छी जगह माने जाने वाली इस सड़क में धूल के गुबार दिख रहे हैं, जिसके चलते यहाँ के रहवासियों सहित राहगीरों को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर आक्रोशित वार्ड वासियों ने 19 मई को पहले तो जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए कार्यवाही की मांग की। लेकिन जब ज्ञापन के माध्यम से कोई सुनवाई नहीं हुई तो क्षेत्रवासियों ने आक्रोशित होकर मार्ग पर चक्का जाम कर आवागमन को बाधित कर दिया, जिसके चलते मंगलवार की प्रातः 8 बजे नगर के सेन चौक से लेकर जागपुर मोक्ष धाम तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। मेरी बात तो सुनो, अगर अपन इसमें डाल देंगे तो कोई कच्चे में तो नहीं जाएगा। सर बात ये है कि निवेदन इतना कर चुके हैं, आवेदन मैंने भी दिया, मोहल्ले के लोगों ने भी दिए, इतने हम नहीं जाएंगे भाई, जब तक इंतजार नहीं आएंगे तब तक हम नहीं जाएंगे, ठीक है। हमारे साहब से बातचीत हुई है ना, आप थोड़ी देर के लिए हमारा सहयोग कीजिए ना। मैं तो देखिए तुम्हारे सामने बात की और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ ना कि तुम्हारी समस्या जो है वो जाए। आपको बताएं कि शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों की आवाजाही के चलते जयस्तंभ चौक से लेकर सरेखा फाटक तक आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही थीं, जिसमें लोगों की जानें भी जा रही थी। वहीं बस स्टैंड चौक से लेकर भटेरा लामता मार्ग, बस स्टैंड से लेकर बैहर चौकी मार्ग पर भी भारी वाहनों के आवागमन से जाम और सड़क दुर्घटनाओं की स्थिति निर्मित होती देख जिला प्रशासन ने मुख्य मार्गों से बड़े वाहनों की आवाजाही को बंद कराकर जयस्तंभ चौक, दुर्गावती चौक से अंबेडकर चौक और मोती नगर होते हुए पॉलिटेक्निक कॉलेज जागपुर मार्ग शुरू किया। लेकिन इस मार्ग के शुरू होने से पहले न तो सड़क निर्माण कार्य किया गया और न ही मरम्मत का कार्य किया गया,
जिसके चलते न सिर्फ इस मार्ग पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए, बल्कि धूल से रहवासियों का जीना भी दूभर हो गया है। आए दिन की हो चली इस समस्या का समाधान न होता देख मंगलवार की सुबह आक्रोशित राहगीरों ने पॉलिटेक्निक कॉलेज से लेकर जागपुर के बीच सड़क पर सीमेंट का खंभा डालकर मार्ग को बंद कर प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रदर्शन की सूचना मिलने पर तहसीलदार रामबाबू देवांगन, सीएसपी सुमित करकेटा, यातायात थाना प्रभारी मनोज मेहरा अन्य स्टाफ के साथ पहुंचे और चक्का जाम कर रहे प्रदर्शनकारियों रहवासियों को समझाइश देने का प्रयास किया, लेकिन इस मार्ग से भारी वाहनों का आवागमन बंद कराने की मांग कर रहे रहवासी जिद पर अड़े रहे तो उन्हें इस बात की चेतावनी दी गई कि वर्तमान समय में लॉकडाउन के चलते धारा 144 लगी हुई है और इस दौरान किसी भी प्रकार के प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है। ऐसे में रहवासी नहीं माने तो प्रशासन को मजबूरीवश प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी, जिसके बाद रहवासी सड़क से किनारे तो हट गए, लेकिन उनका आक्रोश साफ दिखाई दिया। हालांकि मौके पर पहुंचे अधिकारियों के आश्वासन के बाद रहवासियों ने अपना प्रदर्शन खत्म किया और फिर पुलिस ने सड़क से सीमेंट के खंभे को हटाकर आवागमन को सुचारू किया। वार्ड क्रमांक 33 और 24 के रहवासी डिलेश्वरी राहंगडाले प्रेमलाल नकपुरे ने बताया, बिना सड़क बनाए ही बड़े वाहनों का आवागमन शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते छुटपुट सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं और किसी बड़ी दुर्घटना का अंदेशा भी बना रहता है। कारण यह है कि सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। उन्होंने बताया कि बड़े वाहनों की आवाजाही से धूल उड़ रही है जो सीधे घरों तक प्रवेश कर रही है, जिससे सांस से संबंधित बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। उन्होंने बताया कि इसके पूर्व भी इस मार्ग से वाहनों की आवाजाही बंद कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन जिला प्रशासन ने उनकी इस मांग पर कोई कार्यवाही नहीं की है, जिसके चलते चक्का जाम कर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। ये बताइए, चक्का जाम कर दिए थे आप लोगों ने, क्यों कर दिए थे? चक्का जाम इसलिए किए थे कि यहाँ से जो रोड जो है पूरा का पूरा उखड़ गया है और इस तरह से उखड़ गया है कि लोगों के घर के किचन का जो भोजन भी बन रहा है उसमें भी इतनी डस्ट जा रही है कि इसकी वजह से क्या है कि पूरे मोहल्ले वासियों को बहुत ज़्यादा मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी ये देख रहे हैं आप, धूल का गुब्बारा, आप इसकी फोटो खींचिए पहले, पूरा धूल उड़ रहा है ना, और इतने जो रोड बना ही नहीं है और इसके ऊपर से इतने लोडेड वाहन चलाया जा रहा है, इतनी अधिक क्षमता, जितनी क्षमता का वाहन नहीं है, यानी रोड नहीं है, उससे अधिक क्षमता के मतलब वाहन चलाए जा रहे हैं। हमारी थी, हमने प्रशासन को इसके पहले अवगत करा दी थी, एक सप्ताह पहले अवगत करा दिया था कि हमारे मोहल्ले में जो बड़े बड़े वाहन जो चल रहे हैं 18 चक्के 20 चक्के 2 महीने 3 महीने से चल रहा है, इसको पहले रोड को थोड़ा अच्छी बना लिया जाए, उसके बाद चलाया जाए। चलाने में हमको तकलीफ नहीं, मगर रोड को बनाना जरूरी है। अब बिना रोड के वाहन चल रहे हैं और गुब्बारे, बड़े बड़े गुब्बारे उड़ करके मोहल्ले में जो जितने भी रहवासी लोग हैं उनका जीना दुर्भर हो गया है। क्या स्वास्थ्य पे भी असर पड़ रहा है? बहुत, स्वास्थ्य पे तो बहुत बुरा असर पड़ रहा है। ये आजू बाजू जो लोग रह रहे हैं, वृद्ध लोग रह रहे हैं, उनका रहना मुश्किल हो गया है, बीमार लोग रह रहे हैं और एक्सीडेंट भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे रोड सकरा है, दोनों साइड से रोड है नहीं है, बीच से वाहन चलते हैं और दोनों साइड से वाहन आने वाले जो है एक ही रोड से चाहते हैं। अच्छा, अभी प्रशासन है आपके सामने, तो क्या बात हुई? हाँ, उनने ये बोला है कि हम 2-4 दिन के अंदर थोड़ा सा बनाते हैं, व्यवस्था बनाते हैं, आश्वासन दिया है। मामले में मौके पर पहुंचे तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के तहत इस मार्ग का चयन भारी वाहनों की आवाजाही के लिए किया गया है। वार्डवासियों को कुछ समस्याएं हो रही थी, जिसके चलते उन्होंने प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए कुछ देर का विरोध प्रदर्शन किया था। वार्डवासियों को आश्वस्त करा दिया गया है, नगर पालिका के सहयोग से मार्ग को दुरुस्त करने का कार्य किया जाएगा। पॉलिटेक्निक कॉलेज के सामने एक पूरा मोहल्ला बसा हुआ है, वार्ड नंबर 33 का पार्ट है और कुछ समय से जो भारी वाहन है, क्योंकि शहर में लॉकडाउन हुआ है, इसलिए सेफ्टी की व्यवस्था को देखते हुए यहाँ से वाहनों को निकालने की परमिशन दी गई है और रोड जो है क्योंकि कमज़ोर है, यहाँ से वाहन निकलते हैं तो कुछ मात्रा में मिट्टी कारण धूल भी उठती है, इससे वार्डवासियों की समस्या हो रही है और इसी तारतम्य में वार्डवासियों के द्वारा चक्का जाम तो नहीं कर सकते, उन्होंने अपनी बातों को रखने के लिए कुछ समय के लिए गाड़ियों को रोक दिया था। गाड़ियाँ तो चालू हो गई हैं, कोई चक्का जाम की स्थिति नहीं है और हमने उनको आश्वस्त किया है कि नगर पालिका के सहयोग से हम यहाँ पर ये मिट्टी जो है उसको हटवा कर यहाँ पर जो बेसिक मटेरियल वो डलवा देंगे, डलवाकर पानी डलवा देंगे ताकि उनकी समस्या का भी समाधान हो जाए। भारी वाहन गुजरने से पूरी जो सड़कें हैं उनमें गड्ढे उतर रहा है, सड़क भी उस लायक नहीं कि भारी वाहन जा सकते, कोई और देखिए, आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन की स्थिति है और शहर के अंदर से अपने भारी वाहन को भी प्रवेश नहीं दे सकते हैं, इसलिए वैकल्पिक व्यवस्था है, स्थायी व्यवस्था नहीं है।
और डेंजर हाउस का प्रस्ताव जो भी बाईपास का प्रस्ताव है वो भी लगभग फाइनल स्टेज में आ गया, तो कुछ इसमें प्रस्ताव वो भी स्वीकृत होकर उसकी काम शुरू हो जाएगा। ग्रामीण थाना क्षेत्र अंतर्गत मगरदर्रा में वन्य प्राणी के शिकार के लिए बिछाए गए करंट की चपेट में आने से शिकारी के साथ ही बेकसूर मछुआरे की मौत हो गई। घटना की जानकारी 26 मई की दोपहर मांडोगढ़ तालाब की ओर बदबू आने के बाद गए लोगों को पता चली, जिसके बाद घटना की सूचना ग्रामीण पुलिस को दी गई। इस घटना में मगरदर्रा निवासी 33 वर्षीय रामचरण पंचेश्वर और 52 वर्षीय सुंदरलाल ऊके की मौत हो गई। वन्य प्राणी के शिकार के लिए बिछाए गए बिजली करंट की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत होने की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीण थाना प्रभारी डीएसपी ललित कश्यप, एएसआई रामेश्वर मनघाटे, एएसआई कोमेंद्र गौतम, प्रधान आरक्षक मुकेश रंगारी, आरक्षक आशीष सहित हमराह स्टाफ घटनास्थल पहुंचा और घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर शव पंचनामा कार्यवाही के बाद शव को बरामद कर उसे पीएम के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया, जिनका पीएम 27 मई को किया जाएगा। बताया जाता है कि रामचरण करंट बिछाकर वन्य प्राणी का शिकार करने के गैंग का सदस्य था, जबकि मछुआरा सुंदरलाल मंडोगढ़ तालाब में मछली पकड़ने गया था। हालांकि यह साफ नहीं है कि दोनों की मौत कब हुई होगी, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है कि उसके अनुसार अपने रामचरण को बुलाने बीते दिवस उसके साथ ही घर पहुंचे थे, जिनके साथ वह घर से निकला था। आशंका जाहिर की जा रही है कि रामचरण और उसके साथियों द्वारा 11 केवी की बिजली लाइन से वन्य प्राणी का शिकार करने बिजली करंट बिछाया गया, जिससे रामचरण के अलावा मछुआरा सुंदरलाल आ गया, जिससे दोनों की ही घटनास्थल पर मौत हो गई। घटना में करंट से जहां रामचरण का आधा शरीर पूरी तरह से जल गया है, वहीं सुंदरलाल का शरीर भी पूरी तरह से काला पड़ गया है। बहरहाल घटना की जानकारी के बाद ग्रामीणों ने घटनास्थल पहुंचकर शव पंचनामा कार्यवाही के बाद शव को बरामद कर उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय लाया। मामले में ग्रामीण पुलिस ने मर कायम कर मामला जांच में लिया है। मामले में नवेगांव थाना प्रभारी ललित कश्यप ने बताया कि शिकारी ग्रुप के लोगों द्वारा वन्य प्राणी का शिकार करने बिछाए गए करंट से शिकार ग्रुप के ही सदस्य और मछली पकड़ने जा रहे एक मछुआरे की मौत हो गई है। बीती रात हुई इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल से शव बरामद कर लिया है, जिन्हें पीएम के लिए भिजवाया गया है। मामले में मर कायम कर विवेचना में लिया गया है। पीएम रिपोर्ट और विवेचना के बाद ही साफ हो पाएगा कि घटना कब हुई है और इसमें कौन संलिप्त है। कोरोना महामारी संकट के दौरान होम क्वारंटाइन का पालन नहीं करने पर कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर बालाघाट तहसीलदार रामबाबू देवांगन द्वारा 2 व्यक्तियों के विरुद्ध महामारी अधिनियम तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। वार्ड नंबर 32 मोतीनगर बालाघाट का निवासी लकेश कुमार राय 24 मई को महाराष्ट्र राज्य के रेड जोन बीड़ से बालाघाट आया है। लकेश कुमार राय द्वारा घर से बाहर निकलकर सुबह गुड़ाखू मंजन कर रोड पर थूकने और क्वारंटाइन नियमों का पालन नहीं करने की शिकायत प्राप्त हुई थी। इसी प्रकार वार्ड नंबर 13 करुणानगर आईटीआई के सामने निवासी अजय बारके 15 मई को पुणे से बालाघाट आया है। होम क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों पर निगरानी रखने के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी द्वारा 16 मई को उसके घर जाकर निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि वो अपने घर पर नहीं है। पड़ोसियों द्वारा भी बताया गया कि अजय बार के घर पर न रहकर इधर उधर घूमते रहता है। इन दोनों व्यक्तियों द्वारा होम क्वारंटाइन का पालन नहीं करने से अन्य लोगों में संक्रमण फैलने की संभावना हो सकती है और उनका जीवन संकट में आ सकता है। इन्हीं तथ्यों के आधार पर लकेश कुमार राय और अजय बारके के विरुद्ध महामारी अधिनियम तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। बालाघाट जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 6 है और उनमें लगातार सुधार हो रहा है। जिले में प्रवासियों की बड़ी संख्या में वापसी हुई है और यह अब भी जारी है, जिसके कारण जिले में कोरोना संक्रमण बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि सावधानी व जिम्मेदारी का निर्वहन कर कोरोना संक्रमण से बचा जा सकता है। प्रशासन के भरोसे सब कुछ नियंत्रित हो जाए संभव नहीं है। इसमें जनमानस को भी अपनी जिम्मेदारी समझकर सावधानी दिखानी होगी। यह बातें कलेक्टर दीपक आर्य ने 26 मई कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। कलेक्टर आर्य ने कहा कि बालाघाट जिले में 1,10,000 प्रवासियों की घर वापसी हुई है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वापस आने वालों की संख्या कम होती जा रही है। बॉर्डर से प्रवेश करने वाले और अन्य मार्गों से जिले में आने वाले लोगों को हमने चिन्हित किया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आशा कार्यकर्ता के माध्यम से अन्य मार्गों से आने वालों को भी चिन्हित किया गया है।
वहीं बॉर्डर पर कर्मचारियों के माध्यम से उनकी निगरानी कर उन्हें भी चिन्हित किया गया। इन सभी को होम क्वारंटाइन या प्रशासन द्वारा बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है और इस कारण से भी लोगों के कोरोना संक्रमित होने की संभावना कम हुई है। जिले में 1,10,000 के आसपास मजदूर वापस आ गए, ऑलमोस्ट 1,10,000 एक 10 के आसपास मजदूर वापस आ गए। ये हमारा 21 मार्च से लेकर के पहला लॉकडाउन हुआ था उस समय से लेकर के आज दिनांक तक का डेटा है। प्रत्येक दिन जितने लोग हमारे पास आए वो जिस भी रास्ते से आए तो हम लोगों ने 2 प्रकार से डेटा उनका मेंटेन किया। एक डेटा वो था जो कि जब एंट्री पॉइंट से वो हमारे जो स्पेसिफिक 4-5 बॉर्डर पॉइंट है, रजेगांव हो गया, बोनकट्टा हो गया, आपका मोहाड़ हो गया और आपका ये आपका क्या नाम है इसका कंजई, ये 4 पॉइंट पे हमारे पास पॉइंट लगे हुए थे। इन 4 पॉइंट पे जो लोग यहाँ से भी आए उन सभी का एंट्री हम लोगों ने उस पॉइंट पे किया और जैसे ही एंट्री करने के बाद संबंधित एसडीएम, संबंधित सीओ जनपद उनको डिवाइड करके ये किस किस जगह जाने हैं उनको बस में बैठा करके उन्होंने उस जगह भेजा। तो पूरा लिस्टिंग उनकी लाइन लिस्टिंग जो कितने लोग आए उसकी है, स्क्रीनिंग उनका हुआ पहली बार उनका स्क्रीनिंग किया गया। स्क्रीनिंग बेसिक स्क्रीनिंग होता है, उसमें ऑक्सीजन लिया जाता है और थर्मोमीटर से उनका टेम्परेचर चेक किया। 2 चीजें स्क्रीनिंग में हम लोग देखते हैं। वहाँ पे सबको थर्मल स्क्रीनिंग है, उनका रिकॉर्ड किया गया। रिकॉर्ड करने के बाद उनको बस में भेजा गया। जिस बस में वो लोग गए उस बस में को पैसेंजर कौन से किस किस के साथ में उन्होंने यात्रा की कितनी बार, वो डेटा हमने रखा और इस डेटा को सारा डेटा शेयर किया कि आपके यहाँ पे मतलब जैसे कि एसडीएम वाला सिडनी के पास या सीओ जनपद वाला लाल बर्रा के पास कितने लोग कंजई पे एंटर किए और लाल बर्रा उसमें से लांजी कितने लोग गए, उसमें से बालाघाट कितने लोग आए, उसमें से परसवाड़ा कितने लोग आए, ये संबंधित एसडीएम को या एसडीएम और सीओ जनपद को सूचना दी गई जिससे कि वो उनको अपने रिकॉर्ड में ले पाए। इसके बाद जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि जितने भी हमारे आशा कार्यकर्ता, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, इन सबकी टीम हम लोगों ने स्टार्टिंग से तो जितने भी लोग थे उन सबको ये डेटा प्रोवाइड करवाया गया। इसके अलावा कुछ लोग हमारे ऐसे थे जो इन रास्तों के अलावा अन्य रास्तों से आए, जो दूसरे रास्ते शहर के हैं। जैसे जैसे हमको पता चलता है उसको हम लोग बंद करते गए। पता चला कि कोई खेत में से निकल के आ गया या फिर कोई घुसा रास्ते से यहाँ रुका तो प्रधानमंत्री सड़क के किसी गांव से निकल करके फिर आ गया। कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि प्रदेश में बालाघाट में सर्वाधिक प्रवासियों की वापसी हुई है, लेकिन जिस तरह से यहां पर सतर्कता और सावधानी बरती गई उसके चलते नतीजा स्पष्ट है कि कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या कम है। अब आम लोगों से लेकर हम सभी को कोरोना से लड़ने और उसके साथ जीने की आदत बनानी होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री भी कई बार कह चुके हैं कि कोरोना के साथ जीने की आदत हम सभी को बनानी होगी। जिले में कोरोना टेस्ट के लिए अब तक कुल 464 लोगों के सैंपल लेकर आईसीएमआर लैब जबलपुर भेजे गए हैं। इनमें से 24 सैंपल रिजेक्ट हो गए और 6 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 52 सैंपल की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। जिले में जिन 6 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है वे सभी क्वारंटाइन में थे और आशा कार्यकर्ता की सजगता से इन लोगों में कोरोना के लक्षण पाए जाने पर उन्हें फीवर क्लिनिक जांच के लिए भेजा गया था। जिले में रेड जोन से आए लोगों को क्वारंटाइन में रखा जा रहा है, जिसके कारण सामुदायिक संक्रमण को जिले में रोकने में सफलता मिली है। कोविड हॉस्पिटल हमारा तैयार है और जो भी सुविधाएं उसमें चाहिए गई थी वे सुविधाएं उसमें हम लोगों ने डेवलप कर ली हैं। तो कोविड हॉस्पिटल में जो आइसोलेशन बेड बनाए गए थे बनाने थे वो बन गए हैं। तो सॉरी जो आईसीयू बेड बनाने थे वो हमने तैयार कर लिए हैं। सेटेलाइट ऑक्सीजन सप्लाई उसमें काफी लगभग 50 बेड में सेटेलाइट ऑक्सीजन सप्लाई है और बाकी लगभग 100 बेड के लिए नॉन सेंट्रल मतलब जो अपना बेसिक एक्सटर्नल सेंटर वाला सप्लाई का होता है वो व्यवस्था उसमें की कर दी गई है। ये है और इनके अलावा जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं, असिम्प्टोमेटिक पेशेंट होते हैं तो उनके लिए व्यवस्थाएं भी हम लोगों ने करी हैं। प्रयास हम लोग हमेशा ये कर रहे हैं कि जो सस्पेक्टेड केस हमारा होता है जिसको हम लोग सैंपल लेते हैं उस सैंपल में सदैव हम लोग उसको आइसोलेशन में जब रखते हैं तो उसका सिंगल रूम में उसको हम लोग रख रहे हैं। जैसे कि रेंजर कॉलेज में सिंगल रूम विद अटैच टॉयलेट ये फैसिलिटी वहाँ पे दी गई है। जो अन्य जो है बोंगलई में कन्या परिसर में रखा जा रहा है। जिला पंचायत सीईओ रजनी सिंह ने बताया कि बालाघाट में मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है और खासकर बाहर से आए हुए मजदूरों के काम की रुचि के अनुसार काम उपलब्ध कराया जा रहा है।
अब तक 14,700 काम मनरेगा में ऑनलाइन फीड हो गए हैं और इन कामों से 1,38,000 मजदूरों को प्रतिदिन काम मिल रहा है। मनरेगा से रोजगार देने में बालाघाट जिला प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। और आज की डेट में 7,800 काम मस्टर जारी है, मतलब जिसमें आज मजदूर लगे और 1,38,000 का मस्टर जारी है। उसमें से लगभग मान के चलिए एब्सेंट छोड़ते हैं तो 1,20,000-25,000 तो मजदूर काम कर रहे हैं। तो सामान्य रूप से पिछले वर्ष से अगर तुलना करें तो पिछले वर्ष आपका 80,000-90,000 के आसपास, 30,000 तो सीधा हमारा इंक्रीज है इस साल, जो हमारे बाढ़ से होगा उसके बाद। शासन से भी निर्देश हमको मिले हैं कि अधिक से अधिक हम लोग कार्य पंचायतों में शुरू करें, जिससे अधिक से अधिक लेबर को इंगेज कर सकें। इसमें दो मूल विषय हैं। एक तो वो जो व्यक्ति बाहर से आया उसके 14 दिन पूरे हो जाए तब उसको काम पे लगाया जाए। तो कभी हम जो लोग पहले आ चुके हैं 2 दिन पहले उनको काम पे लगा रहे हैं, उनके नए जॉब कार्ड भी जारी किए। लगभग हमने इस लॉकडाउन के बाद जो शुरू हुआ नरेगा 20 तारीख से, उसके बाद हमारे 5,000 जॉब कार्ड और अगर मेंबर्स की बात करें तो 15 से 20,000 लोगों के परिवारों को जॉब कार्ड नया बनाया गया है। और एक्टिव जो भी है वो ऐसे ही 15,000 के आसपास लोगों के जो पुराने जॉब कार्ड थे लेकिन वो एक्टिवेट हुए तो उनको एक्टिव किया, तो इसमें लगभग 30-35,000 तो नए लोगों को शामिल किया है। और बालाघाट में विशेष रूप से जो लोग बाहर से आए हैं, ये ऐसे माइग्रेंट बहुत नाम है उसमें जो परमानेंट बाहर रहते हैं। ये ऐसे हैं जो धान में वापस आ जाते हैं, धान कटाई और फिर साल में मतलब अपना दिवाली के बाद जॉब हो जाते हैं। इस तरह के माइग्रेंट्स हैं, तो इनका जॉब कार्ड एक्टिव रहता है, ये काम करते रहते हैं। तो बहुत सारे लोग भी काम कर रहे हैं। तो वर्तमान में प्रदेश में बालाघाट सबसे अधिक लेबर एंगेजमेंट में मैक्सिमम में चल रहा है, 1,38,000 आज की डेट में। और जो सेकेंड दिल्ली बालाघाट जिले में कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए किए गए कार्यों और उपायों की जानकारी देने के लिए आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था। पत्रकार वार्ता में पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, अपर कलेक्टर राघवेंद्र सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी रजनी सिंह, सहायक कलेक्टर अक्षय तेमरावाल, श्री दिलीप सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर परेश उपलब्ध, सभी एसडीएम और सभी एसडीओपी उपस्थित थे। जहरीली दवा के सेवन के पश्चात जिला चिकित्सालय में भर्ती कराए गए एक युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद उसे पीएम के लिए ले जाया गया। लेकिन आलम यह रहा कि जिला चिकित्सालय में मृतक के परिजनों को मृतक युवक के शव को स्ट्रेचर नहीं मिला, तो उन्होंने युवक को एक चादर में लपेटकर ही शव गृह तक ले गए। ग्रामीण थाना क्षेत्र अंतर्गत गायखोरी निवासी 30 वर्षीय युवक ने बीते दिनों जहरीली दवा का सेवन कर लिया था, जिसके उपचार के दौरान मौत हो गई। जानकारी में बताया गया कि बीते शनिवार की शाम 30 वर्षीय युवक प्रकाश राउत ने अज्ञात कारणों से शनिवार की शाम 7:30 बजे जहरीली दवा का सेवन कर लिया, जिससे उसे अत्यधिक उल्टियां होने लगी थी, जिससे उसकी हालत बिगड़ने पर उसके परिजनों ने उसे उपचार के लिए 108 की मदद से जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मंगलवार की सुबह 10 बजे मौत हो गई। जिसके बाद मृतक युवक के परिजनों ने जब जिला चिकित्सालय में स्ट्रेचर की तलाश की तो उन्हें स्ट्रेचर नहीं मिल सका, जिसके बाद मृतक के परिजन मृतक के शव को एक चादर में ही लपेटकर खींचते हुए शवगृह तक ले गए। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज के साथ। बालाघाट जिले की निष्पक्ष निर्भीक खबरों के लिए पढ़ते रहें जिले का सर्वाधिक लोकप्रिय विश्वसनीय अखबार दिव्य एक्सप्रेस, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, नरसिंहपुर, मंडला जिलों से प्रसारित। विज्ञापन हेतु संपर्क करें 9399213808, 8109853142। कार्यालय दीनबंधु चौक, बालाघाट। 26 मई को मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के 28वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र खोगल के निर्देशानुसार मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस जिला इकाई द्वारा शासकीय कर्मचारी एवं आम जनता को मास्क का वितरण किया गया। इससे पूर्व मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस जिला अध्यक्ष सजल मस्की और संगठन पदाधिकारियों ने अंबेडकर चौक पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद संगठन की तरफ से एक अनूठी पहल करते हुए संगठन का एक टास्क सभी शासकीय कर्मचारी पहने मास्क की थीम को लेकर कार्यालय जा रहे शासकीय कर्मचारी और सड़क पर निकले आम लोगों को कोविड-19 बीमारी से बचाव के लिए मास्क का वितरण किया गया। मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस जिला अध्यक्ष सजल मस्की ने बताया कि संगठन के 28वें स्थापना दिवस से प्रारंभ की गई यह पहल अनवरत रूप से जारी रहेगी।
मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस जिला अध्यक्ष सजल मस्की ने कहा कि संगठन द्वारा कर्मचारियों एवं अधिकारियों के मध्य समन्वय बनाकर जिला स्तरीय समस्याओं का समाधान किया गया। प्रदेश में कर्मचारी साथियों ने अपने एक दिन का वेतन कोरोना महामारी से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर शासन का सहयोग किया है। साथ ही कर्मचारियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार से कर्मचारियों का महंगाई भत्ता, 7वें वेतनमान की किश्त बहाल करने, अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण, जन स्वास्थ्य रक्षकों की नियुक्ति, अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण का निराकरण, शिक्षक कर्मचारियों को कोरोना योद्धा में शामिल करने, सभी विभागों के संविदा कर्मचारियों को नियमित करने का आग्रह किया गया है। मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस के स्थापना दिवस पर आयोजित मास्क वितरण कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष सजल मस्की, प्रांतीय सचिव सुनील मेश्राम, सचिव देवेंद्र पटले, कोषाध्यक्ष मतेश यादव, संगठन सचिव जीवन लाल ठाकरे, ब्लॉक अध्यक्ष ओमकार गेडाम, बलिराम शिवणे, जल संसाधन विभाग प्रकोष्ठ अध्यक्ष कुमारी फातिमा खान, वन विभाग प्रकोष्ठ अध्यक्ष देवेंद्र पांडे सहित अन्य संगठन पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित थे। कोरोना संक्रमण के चलते लागू लॉकडाउन के बीच लोगों को कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। शादियों पर भी इसका जबरदस्त असर देखने को मिला है। इन दिनों बालाघाट में एक अनोखी शादी चर्चा में है। यहां पर प्रशासन की तरफ से दूल्हे को बारात ले जाने के लिए 4 पहिया वाहन की अनुमति नहीं मिली तो उसने 2 राज्यों के बीच बहने वाली नदी का रास्ता चुना और बाइक का सहारा लेकर कुछ बारातियों के साथ चल पड़ा। लेकिन रास्ते में पड़ने वाली बाघ नदी ने उनका रास्ता रोक दिया। तब दूल्हे ने पैदल ही बाघ नदी पार करके शादी करके ससुराल पहुंच गया। शादी के लिए दूल्हे के परिवार ने महाराष्ट्र प्रशासन से गाड़ी ले जाने की अनुमति मांगी थी, लेकिन महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते संक्रमण के चलते इन्हें इजाजत नहीं दी गई। फिर दूल्हे ने नदी पार कर शादी करने का मन बनाया और कुछ चुनिंदा रिश्तेदारों के साथ पैदल नदी पार कर पहुंच गया महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश शादी के लिए। दुल्हन को भी इसी रास्ते से ही विदा कराकर अपने घर ले गया। जैसे ही इस शादी की सूचना प्रशासन को लगी, वो तुरंत ही हरकत में आया। नदी के बीच से निकलने वाले इस रास्ते को सील कर दिया गया। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण से मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से राज्य सरकार को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोग नियमों को ताक पर रखकर मनमर्जी कर रहे हैं। दूसरे लोग इस रास्ते को न अपनाएं, इसलिए प्रशासन को यह कदम उठाना पड़ा। दूल्हा महाराष्ट्र गोंदिया जिले के धापेवाड़ा गांव का रहने वाला है, जो पहले मोटरसाइकिल से राज्य की सीमा तक पहुंचा और वहां से पैदल बाघ नदी पार कर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के किरनापुर तहसील अंतर्गत ग्राम अकोला पहुंचा। दूल्हे का नाम इंद्रमेघ है, जिसकी शादी बालाघाट के अकोला की एक लड़की से हुई। दूल्हा और दुल्हन ने सादे समारोह के बीच एक दूसरे को वरमाला पहनाई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया। कोरोना काल में शादी ब्याह को लेकर बड़े आयोजन तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन अनोखे तरीकों से हो रही ये शादियां हमेशा याद रखी जाएंगी। शादी करने का ये जुनून भरा अंदाज लोगों के बीच चर्चा का विषय तो बना ही हुआ है। क्या नाम है आपका? इंद्र। कहाँ से आ रहे? महल का धापेवाड़ा। अच्छा, मैं बोल रहा था ये दूल्हा बने हो आप, नदी पार करके आए हो, कहाँ जा रहे हो? इधर अकोला। अकोला शादी लगाने। गाड़ी की परमिशन नहीं मिली, मोटरसाइकिल में जा रहे हो? नहीं ना बोल। वारासिवनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बोटेझरी के अमृतटोला में स्थित एक निजी तालाब में बड़ी तादाद में लगातार मछलियां मरने की घटना सामने आई है। घटना से परेशान अमृतटोला निवासी तालाब मालिक दिनेश बिसेन ने अज्ञात व्यक्ति द्वारा तालाब में जहर मिलाने की शंका जाहिर करते हुए वारासिवनी पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवा दी है। वहीं पुलिस द्वारा उक्त तालाब के पानी का सैंपल लैब टेस्टिंग के लिए भिजवाया जा रहा है। बड़ी तादाद में मछलियों के मरने से तालाब मालिक दिनेश बिसेन को लगभग 5 से 7 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। उधर घटना की सूचना दिए जाने पर वारासिवनी मत्स्य विभाग के निरीक्षक युवराज लिल्हारे ने 25 मई की सुबह अमृतटोला पहुंचकर तालाब का निरीक्षण किया। वहीं मत्स्य निरीक्षक ने मछलियों में फंगल इन्फेक्शन की वजह से इतनी बड़ी तादाद में मछलियों के मरने की संभावना जताई है, जबकि पीड़ित मत्स्य पालक को तालाब में कुछ आवश्यक दवाइयों का छिड़काव किए जाने की भी सलाह दी गई है। मामले की जानकारी देते हुए तालाब मालिक दिनेश बिसेन ने बताया कि उसके द्वारा गत वर्ष जून माह में अपनी 80 डिसमिल भूमि पर बने तालाब में लगभग 1.5 लाख रुपए की लागत से अलग अलग प्रजातियों की मछलियों का बीज डाला गया था। बीज डाले जाने के बाद लगभग 1 वर्ष बाद अब मछलियां बड़ी हो गई थी, लेकिन गत 20 मई से रोज अचानक मछलियां मरने लगी, जिसके बाद मेरे द्वारा डायल 100 पर पुलिस को सूचना दी गई थी। मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों द्वारा तालाब का निरीक्षण किया गया था। मेरे द्वारा वारासिवनी पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज करा दी गई है।
पुलिस द्वारा लैब में जांच हेतु तालाब के पानी का सैंपल ले लिया गया है। पालन का काम करते हैं हम लोग। अच्छा, थाने कैसे आए हैं, क्या घटना होगी? जी, हमारी 20 तारीख से मछलियाँ मर रही है। अच्छा, अचानक मरने लगी? हाँ, अचानक रोज 1-2 कुंटल 3 कुंटल, कल 3 कुंटल निकली है मरी हुई। अच्छा। और आज भी मरी है। हम कल भी आए थे थाना, आज भी आए, और 2 दिन पहले 100 नंबर भी गाड़ी आई थी पुलिस की। क्या लगता है आपको, क्यों मर रही है? अब हमें पता नहीं चल रहा है। हम टेस्टिंग के लिए पानी वानी मछली वछली छोड़ दिया है थाने में, बोले कि टेस्ट वेस्ट करके बताते हैं क्या लगता है आपको, कोई किसी ने जहर मिला दिया है पानी में, क्या लगता है? अब ऐसा तो कुछ बोल नहीं सकते, जब तक रिपोर्ट आई नहीं जाती तब तक कुछ बोल भी नहीं सकते कि किसने क्या किया और क्या नहीं किया। कितने का नुकसान? जी, अभी तक तो हो गया 5-6 लाख का तो हो ही गया है लगभग। कितने क्षेत्र में? भीषण गर्मी के बढ़ते ही आगजनी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। विगत दिनों वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम पंचायत मेंढकी में शॉर्ट सर्किट की वजह से किसान यादूराव तुरकर व उसके भाइयों के घरों में आग लग जाने के कारण मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिससे लाखों रुपये का नुकसान पीड़ित परिवार को हुआ था। रविवार को पूर्व कैबिनेट मंत्री और क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल ने ग्राम पंचायत मेंढकी का दौरा कर पीड़ित परिवार से मुलाकात कर आगजनी के संबंध में जानकारी ली। वहीं पीड़ित परिवारों को विधायक प्रदीप जायसवाल द्वारा कुछ सहायता राशि भी प्रदान की गई। साथ ही मकान के पुनर्निर्माण के लिए बांस बल्ली की भी व्यवस्था करने के आदेश दिए। इस दौरान उन्होंने पीड़ित राज्य सिंह तुरकर और संजय तुरकर को 8-8 हजार रुपये और किशोरी बिसेन को 2,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की। विधायक प्रदीप जायसवाल ने पीड़ित परिवारों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनके द्वारा शासन से हर संभव मदद दिलवाने का आश्वासन भी दिया गया। इस दौरान ग्राम पंचायत मेंढकी के पूर्व सरपंच उपेंद्र पप्पू बिसेन, जिला पंचायत सदस्य मेघा बिसेन, किशोर बिसेन, अरविंद सहारे सहित ग्रामीण जन मौजूद रहे। परसवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम ठेमा के एक खेत में बने कुएं में 40 वर्षीय व्यक्ति के शव मिलने से ग्राम में सनसनी फैल गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कुएं से बाहर निकाला और पंचनामा कार्यवाही कर शव को पीएम के लिए भिजवा दिया। जानकारी के अनुसार थाना परसवाड़ा अंतर्गत आने वाले ग्राम ठेमा में ग्राम कोरजा रोड पर खेतों में बनाए गए बड़े कुएं पर तैरते ग्राम के ही 40 वर्षीय व्यक्ति मधु मंडलवार के शव को देखे जाने पर पूरे ग्राम में सुबह से ही सनसनी फैल गई। ग्रामीणों के बताए अनुसार 5 दिन पहले से ही बीते शुक्रवार से मृतक लापता था, जिसके परिवार के सदस्यों द्वारा सभी जगह आसपास खोजबीन का प्रयास भी किया गया, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। पतासाजी के दौरान 26 मई की सुबह ग्राम ठेमा से कोरजा जाने वाली सड़क से लगे खेतों में बने कुएं पर मृतक के ही भाई अदन मंडलवार और उनके भतीजे रामेश्वर मंडलवार के द्वारा उतराता हुआ शव देखा गया, जिसके पश्चात उनकी पत्नी रमनबाई मंडलवार, जो अपने मायके कोचेवाड़ा गई हुई थी, उन्हें खबर की गई, जिसके बाद जनपद सदस्य, ग्राम सरपंच कोटवार द्वारा पुलिस थाना परसवाड़ा पहुंचकर इस उक्त घटना की सूचना दी गई। सूचना से मौके पर पहुंची परसवाड़ा पुलिस ने चिलचिलाती धूप में पंचनामा कार्यवाही कर मर्ग कायम करते हुए शव को कुएं से बाहर निकलवाया। इसके बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा लाया गया, जहां शव के पोस्टमार्टम के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस द्वारा मामले की विवेचना की जा रही है। मामले पर मृतक की पत्नी रमनबाई ने बताया कि वे पिछले सोमवार को अपने मायके चली गई थी। आज सुबह परिजनों के खबर करने पर वो यहाँ आई है। उन्होंने बताया कि उनके पति के साथ उनका कोई पारिवारिक विवाद नहीं हुआ था, पर वे शराब पिया करते थे। तो मारे गाँव चले गई मैं बच्चे लेके, तो मैं 2-4 दिन रुकूंगी और आऊंगी सोच रही थी। फिर उसके बाद आज जानकारी मिली मेरे को कि ऐसा से ऐसा हुआ, सरपंच साहब ने फोन लगाए तो आई। फिर आई तो फिर यहाँ पे ऐसा हुआ कह के बताए, तो देख परख के यार गई घर। फिर हम लोग वहाँ गए सरपंच को लेके एफआईआर दर्ज करने के लिए, वहाँ से आए और इधर आए। क्या लगता है आपको, क्या हुआ होगा? अब क्या जी, क्या लगेगा अब क्या बताओ मैं। अब की नहीं खाने वाले थे, अब ये खाए कैसे हुई, अब ये तो मेरे को नहीं पता कैसे हुई है। झगड़ा वगड़ा हुआ तो कुछ नहीं जी, काय का झगड़ा होएगा। कब गए थे आप? मैं वो वाला सोमवार को गई थी।
वहीं मामले की जांच कर रही परसवाड़ा थाने के निरीक्षक जितेंद्र यादव का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट तौर पर कुछ कहा जा सकता है। आज सूचना प्राप्त हुई सुबह कि एक व्यक्ति था मधु मंडलकर, उसका शव दिलीप टेमरे के कुएं मिला है जी। मौके पर जाकर सबको निकलवाकर पंचनामा कार्रवाई की गई है जी। और पीएम कराया गया है और पीएम रिपोर्ट अप्राप्त है। पीएम रिपोर्ट आने के उपरांत ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बीटीवी के नन्हे दर्शक लक्ष्य गराड़े का 26 मई को 6वां जन्मदिन है। इनके जन्मदिन के अवसर पर पापा जितेंद्र एवं समस्त परिवार सहित बीटीवी परिवार भी बधाई प्रेषित करता है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं लक्ष्य। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। धूल से परेशान है वार्ड क्रमांक 33 के रहवासी। ट्रकों के आवागमन के चलते सड़क हुई गड्ढों में तब्दील। ज्ञापन से नहीं बनी बात तो किया चकाजाम। वाहनों के पहिए थमते ही पहुंचा प्रशासन। दी समझाइश। लगा रहता है दुर्घटनाओं का डर। धूल से हो रहे हैं बीमार। अधिकारियों की समझाइश के बाद माने क्षेत्रवासी। करंट की चपेट में आने से 2 लोग की हुई मौत। वन्य प्राणी के शिकार के लिए बिछाया गया था करंट। घटना के बाद मगरदर्रा में मौत से फैली सनसनी। शिकारी के साथ मारा गया बेकसूर मछुआरा। ग्रामीण थाना पुलिस कर रही है मामले की जांच। होम क्वारंटाइन का पालन नहीं करने का मामला। कोतवाली थाने में 2 लोगों पर हुई एफआईआर दर्ज। तहसीलदार रामबाबू देवांगन ने दर्ज कराई एफआईआर। बालाघाट निवासी 2 लोगों पर दर्ज कराई गई एफआईआर। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।